एमपी बोर्ड ने अपने युद्ध का आगाज कर दिया है। पहला पेपर होने वाला है हमारा 7 सितंबर को, क्लास 12 फिजिक्स। और यहाँ से तुम ले लो कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं छपने वाला आज की इस वीडियो से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पेपर बनने वाले हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। एंड पेपर कहीं का भी हो, लाइक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बन जाए, आएगा इस एक सिंगल वीडियो से। आर यू रेडी माय चैंपियंस? हमारा त्रैमासिक महासंग्राम चालू होने वाला है। अब यहाँ पे पहले तो ये देख लो कि ये हिंदी मीडियम, ठीक है, एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, ठीक है यार। मतलब इस लेवल की मेहनत करी है। पहला तो ये कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है, बाहर तो जाने नहीं वाला, तो बेफिक्र रहो। और एक और चीज देख लो कि पेपर ना तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनने वाला है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा भैया ये डिस्ट्रिक्ट मतलब पेपर एक जैसा आएगा पूरे एमपी में, या हर डिस्ट्रिक्ट में अलग आएगा, हर स्टेट में अलग आएगा। तो स्टेट तो देखो, एमपी हमारा स्टेट ही है, ठीक है, ये हमारा स्टेट ही है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे तुम कहाँ रह रहे हो, तुम इंदौर रह रहे हो, तुम छिंदवाड़ा रह रहे हो, तुम भोपाल रह रहे हो, तुम मंदसौर रह रहे हो, तुम रीवा, तुम कहीं पे भी रह रहे हो, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट होता है। तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पेपर आने वाला है। तो क्या भैया फिर मतलब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उससे आएगा? देखो तुम कहीं और से करो उसका तो पता नहीं, बट जो ये मैराथन आने वाली है ना, इससे बाहर तो नहीं आने वाला, भले ही चाहे कहीं का पेपर कोई भी बना ले, ठीक है। चलो, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। अब स्टार्ट करें, ठीक है। देखो अपन लोग चलने कैसे वाले हैं, अपन लोग चलने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, प्रॉपर पूरा चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इस टाइप से चलेंगे। पहला पेपर ही हमारा फिजिक्स का है, हमारा 7 सितंबर को पेपर है, तो गैप मिलने नहीं वाले। एंड वीडियो की लाइक क्लास 12 की अपन लोग अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, तो तुम लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को चेक कर लेना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है यार, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी है। प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो एंड एक छोटा सा कमेंट कर देना। सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार भैया के लिए, ये 100K बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो ये टारगेट है कि 70K हो जाए त्रैमासिक तक एटलीस्ट, तो ये सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब भैया ये सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं है, लाइक ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं है कि सिंपल के कूलाम को परिभाषित, या ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं है, कूलाम कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, ठीक है, मतलब इतना एंड नियम तक, फिर इसके बाद इतना। भैया ये एकांक आवेश क्यों आ गया यहाँ पे, एकांक आवेश आपने क्यों लिखा? देखो अब क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। तुम सोचो कि जैसे तुम्हारे कोचिंग वाले सर लिखवा रहे हैं, या जैसे स्कूल, देखो स्कूल में तो तुमको पता ही है कि कुछ कितना पढ़ाई होती है कितनी नहीं होती है, हम सबको पता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया क्वेश्चन फिर आएंगे कैसे, क्वेश्चन जिस टाइप से। अब ये भी आता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें बस भैया है साथ, ठीक है। चलो, एक वीडियो में सब कुछ करने वाले हैं, तो डोंट वरी, पूरी मैराथन कंप्लीट मैराथन देखना, ठीक है। 1 से 2 सिटिंग में एक साथ नहीं देख सकते, तो 1 2 3 बार में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन होने वाला है कि कूलाम का नियम और बेस्ट परिभाषा, बेस्ट बिल्कुल इतनी इजी वे में कि तुम कहोगे यार भैया मजा आ गया, ठीक है। देखो, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे इजी लैंग्वेज मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, ठीक है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। सिंपल ऐसे ही आंसर लिखना है। अब फिर अपन लोग इसका निकालेंगे गणितीय रूप, ठीक है। ठीक है भैया, इसको देख लो अच्छे से। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणामों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि भैया ये ऐसी इंग्लिश तो नहीं देने वाले, नहीं यार, प्रॉपर इंग्लिश रहेगी इस आंसर के बाद तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो, इसको नीचे करते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा ये F बराबर Q1 इंटू वो F, इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं भैया इस साइन को? साइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तुम्हें साइन पता होना। इसको बोलते हैं समानुपाती, ठीक है, समानुपाती है ना, इसको ठीक है। चलो F, फिर इसके बाद ये जो F बराबर समानुपाती Q1 Q2। अब इसको ना तुम लोग कहोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, समझाने को तो ऐसे भी समझा दो, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। जैसे AB यहाँ पे अपन ने ले लिया, ठीक है, इसको अपन ने Q1 मान लिया, इसको अपन ने Q2 मान लिया, ये पूरी दूरी जो अपनी R हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होते हैं भैया? ये होते हैं ध्रुव, ठीक है, इनको बोलते हैं, ये दोनों होते हैं ध्रुव, ठीक है। फिर ये जो
यहाँ पे ये हमारा Q1 था ये, ठीक है, Q1, ये Q2 हो गया। फिर इसी के अकॉर्डिंग फिर अपन लोग ये सारे फॉर्मूला बना लेते हैं, F ये समानुपाती 1/r², फिर F ये इसकी जगह फिर ये जब दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो F बराबर K इंटू Q1/Q2/r², मतलब अपॉन में r²। फिर सिंपल सा सॉल्व कर देते, कुछ उतना दिक्कत ही नहीं है, जो जितने स्टेप्स है तुम्हारे सामने है, ठीक है, मतलब इतना इजी लैंग्वेज में तुम्हें स्टेप से भी ऐसा भी कर दिया था कि तुम लोगों को समझाना भी ना पड़े, पूरा पूरा तुम्हें पीपीटी में लिख के दे देंगे, है ना, तो इससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अपन लोग कहाँ करेंगे, फिर आ जाएंगे इसका एकांक आवेश को परिभाषित करना है, ठीक है, तो एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे पूरा आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद इसकी परिभाषा लिख देंगे कि यदि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण की सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश यानी कि 1 कूलाम कहलाता है। बस इतना सा आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के का भी यही आंसर रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी point charges is directly proportional to the product and the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाली लाइन बहुत जरूरी है लिखना कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स चार्जेस, ठीक है। एंड वही सेम कॉन्सेप्ट तुम लोगों का रहेगा ये Q1 Q2 वाला, ठीक है, एक सेकंड, Q1 Q2 वाला, फिर कंबाइनिंग इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि कंबाइनिंग मतलब मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद सिंपल सा ये उसी फॉर्म में रख देना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे के यहाँ पे समानुपाती बोल दो कि 1/r² है, फिर इसको हटा देंगे, इन और इन दोनों को सिंपल सा प्लस कर देंगे एंड ये यहाँ पे लिख जाएंगे, ठीक है, ठीक है भैया। इसके बाद इसमें डेफिनेशंस ऑफ यूनिट चार्ज, अब ये यूनिट चार्ज की भी डेफिनेशंस लिख लो कि ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार टाइम तो है नहीं, सारे सब्जेक्ट्स भी देखने, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, सब कुछ, ठीक है। एंड आर्ट्स में भी देखने हैं, एंड कॉमर्स में भी देखने हैं, एंड 10th क्लास में भी देखने हैं, तो बहुत समस्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकृति में प्रत्येक मुक्त आवेश सदैव एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाए जाते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। और आवेश का स्थानांतरण कभी भी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता, इसको याद रखना, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक चीज और है जो ये आ रहा था ना कि भैया ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें अब और के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे क्या, मतलब ऐसे बहुत डाउट आ रहा था भैया यार ये तो ये नहीं आएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है यार, किसने बोला, ये कहाँ बोल रहे हैं, मतलब यही नहीं समझ में आ रहा। देखो ये तुम्हारे ना स्कूल टीचर्स ने बोला होगा, ये जो तुम्हारे प्यारे प्यारे कुचू पुचू स्कूल टीचर्स वाले हैं ना हमारे, ये मैम लोग नहीं बोलती, सर ही बोलते हैं, चलो कुछ मैम भी हो जाती हैं, बट जिन लोगों ने भी ऐसा बोला है ना कि 3 मार्क्स में और वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। MP बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ विश्वास करा करो कि MP बोर्ड ये सब फालतू अपडेट्स नहीं डालता, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं आया है, पता नहीं स्कूल के टीचर्स, पता है इतने ये लोग पढ़े लिखे हैं, और कोई भी ऐसे AI से न्यूज़पेपर को एडिट कर देता है और ये लोग मान लेते हैं, और फिर ये लोग अगले दिन रात को देखेंगे बढ़िया कि अरे MP बोर्ड में तो ऐसा ऐसा होने वाला है, बढ़िया इंस्टाग्राम या फेसबुक से कहीं से भी देखाएंगे, और फिर अगले दिन स्कूल में इनने जो भी उल्टा सीधा ज्ञान लिया, ठीक है, और सब धड़ 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 धड़, पढ़ाना वढ़ाना कुछ है नहीं, ठीक है। अब आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रकृति के प्रत्येक मुक्त आवेश सदैव एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। एक चीज और, इसकी ना कॉपी बना के रख लेना, जो त्रैमासिक में जितने भी त्रैमासिक में अपन लोग जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना है कि एक कॉपी में तुम्हारी पूरी फिजिक्स आ जाएगी, एक कॉपी में तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री, एंड एक कॉपी में तुम्हारी पूरी लाइक बायो आ जाएगी। कॉपी कितने पेजेस की लगेगी, रुको मैं तुमको पेजेस बता देता हूँ। तुम्हें पेजेस करीब 200 पेज की कॉपी ले लेना यार, ठीक है, 200 पेज की कॉपी आ जाती है, कोई भी, है ना, ब्लैक एंड वाइट जैसी भी, इतनी भी खराब मत लेना कि, है ना, कि वो अपन ही बाद में जब तक अपने तमाशे का है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएं। तो इसके बाद ये सूत्र है, ठीक है, इसमें Q का मान भी बताया, Q होता है टोटल चार्ज, N होता है हमारा पूर्ण संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। एंड ये इंग्लिश में भी डेफिनेशंस रहा, मतलब इतने इजी तरीके से तुम्हें सब चीजें डिफाइन कर दी है, वीडियो में ही तुम्हें डेफिनेशंस दे दी है, वीडियो में ही सब कुछ दे दिया है, ठीक है। मतलब अलग से तुम्हें टाइम वेस्ट होगा ही नहीं कि 10 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाए, है ना, एक बिल्कुल वैसा समझाना ही नहीं है।
कि बोर्ड में ही पूरा ऐसे समझा रहे हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, फिर यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, है ना। तो वो तो फिर कितना ज़्यादा टाइम ले जाएगा, है ना। फिर इनको मतलब ये कितने बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं ऐसे दूसरे दूसरे पेजेस में, तो वो सब नहीं करने वाले अपन लोग। ठीक है, इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको भी हटाओ। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाता है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि इंग्लिश मीडियम में क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस मींस दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, Q बराबर टोटल चार्ज, N बराबर एन, ये Q बराबर टोटल चार्ज, N बराबर एक इंटीजर मतलब नंबर्स, E बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये किसके चल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलो विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखिए। तो 4 गुण लिखना है विद्युत बल रेखाओं के। ठीक है भैया, विद्युत बल रेखाओं के अपन लोग 4 गुण भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, ये वाला इधर पे पीपीटी में होगा। चलो, हाँ यहाँ पे सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं की, अब एक चीज याद रखो कि इससे ना कभी बहुत कम चांसेस होते हैं कि विद्युत बल रेखा की डेफिनेशंस पूछे। ठीक है, डेफिनेशंस नहीं पूछते ये लोग ज्यादातर पूछते हैं कि इसके ना गुण बता दो। ठीक है, गुण ये 4 होते हैं अपने। ठीक है भैया, वो कैसे होते हैं, ये होता कैसे है। ठीक है, जो विद्युत बल रेखा है, मान लो कि ये एक पॉजिटिव है, तुम्हें चलो एक क्वेश्चन समझा ही देते हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है, चलो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसको अपन लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं ये कैसे जा रही हैं, ऐसे। ठीक है, फिर एक चक्कर लगाया उनके घर के पास से ऐसे, क्यों गुप्ता जी, फिर एक ऐसे ऐसे। ठीक है, अब दूसरे वाले के यहाँ। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले के यहाँ चलते हैं, फिर एक ऐसे। ठीक है, फिर एक ये तीसरा चक्कर और लगा दिया। ठीक है, तो ये अपन चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जा कैसे रहे, पॉजिटिव से अपन कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे गुप्ता जी के पास अभी क्या है, अभी गुप्ता जी अच्छे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अभी गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, गलत चीजों की तरफ। तो ये कौन जा रहे हैं, ये गलत चीज थोड़ी ना गुप्ता जी के पास आ रही है, गुप्ता जी हमारे गलत चीजों के पास जा रहे हैं। तो ये गए जब, ठीक है, अब यहाँ से भी जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये हमारी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, अब ये चीज तुमने बस देख ली। अब चलो अपन एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहला जो इनकी पहली दिशा है, मतलब पहला पॉइंट है, पहला गुण है, ये रेखाएं हमेशा धनात्मक से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक पर समाप्त होती हैं। तो ये कहाँ से धनात्मक पॉजिटिव से चालू हो रही हैं और नेगेटिव पे खत्म हो रही हैं, माइनस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आ जाता है, अगर इसको नहीं देखना है तो ठीक है, इतना बस लिख सकते हो। यहाँ अगर ये नहीं लिखना है तो इट्स ओके, वो तुम्हारे ऊपर है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, विद्युत बल रेखाएं निष्कोण सतत वक्र होती हैं तथा बंद लूप नहीं बनाती हैं। अब जो हमारे ये ना प्रॉपर बंद लूप नहीं बना रही है, ऐसा तो नहीं बना रही है, नहीं भैया, ऐसा एक रेनबो टाइप का वक्राकार होती हैं। ये क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा होगा देखो, वक्र मतलब ये वक्राकार होती हैं। वक्राकार कैसा होता है भैया, तुम लोगों ने रेनबो देखा है ना, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, ऐसा 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 होता है ना, तो ऐसी तो है ये अपनी, ये ऐसी है ना, तो ऐसे ही है। ये तो वक्राकार होता है, यानी कि क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, मतलब ये ऐसा नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरा गुण हो गया इनका। तीसरा गुण क्या हो गया, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये तो सबसे इजी है। ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेगी जो दिशाओं को दर्शाएंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल लगेगा तुम्हें, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब भैया मतलब तुम और थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख लो कि जिस दिशा से स्पर्श रेखा, नहीं इधर में कर लो। ठीक है, जिस दिशा में स्पर्श रेखा होगी, राइटिंग कितनी गंदी है ना, क्या करें कोई और कॉपी बना दिया करता था भैया की, है ना चलो, जिस दिशा में स्पर्श रेखा होंगी एंड उसी दिशा में उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, उसी दिशा में उस, अब नीचे लिखते हैं। ठीक है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। तुम ये सच में मत सोचना कि भैया इतनी गंदी राइटिंग छी, तो अब तुम क्या ही कहें।
मतलब जिस पे ये लिखते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ये राइटिंग का इशू आ जाता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस चल रही है, बच्चे आने लगेगी यार, ठीक है। अब यही इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी वालों ने भी तुमने देख लिया था ना गुप्ता जी के एग्जाम्पल से। तो यहाँ से ये पॉजिटिव से हमेशा कहाँ जाती है, ये पॉजिटिव से कहाँ जा रही है, नेगेटिव पे, ठीक है। दे आर स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज, मतलब ये कैसी होती हैं, कर्व्स में होती हैं। कर्व्स क्या होता है, ये ऐसे टाइप में कर्व्स फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती है ना, मतलब ये बंद नहीं होती, दे आर नॉट लाइक मेकिंग अ क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। उसके बाद two electric fields lines never intersect each other. If they were to intersect, they would be two tangent line at the point of intersections representing two different directions for the electric field at the single point, which is impossible. Impossible है क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, ये क्या नहीं करती हैं, the electric field line never intersect each other, they will never intersect each other, ठीक है। चलो ऐसा भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट फिर ये लिख देना, अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक। सिर्फ एक चैप्टर से कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग कहोगे कि भैया अभी कितने ही हुए, देखो अभी अपन ने एक तो ये देखा इजी सा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है भैया, दूसरा देखा आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, फिर तीसरा कौन सा देखा, तीसरा अपना देखा था कूलाम का नियम, तीन ही तो हुए हैं अभी, ठीक है, तीन ये हुए हैं। इसके बाद विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स भी देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये ठीक है। मान लो कि एक ऐसा हमारा ये क्या है, ये हमारा लाइक बंद काल्पनिक, एक यहाँ पे एक सेकेंड ये लिख, इधर पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ हो गया। अब यहाँ से ये डेफिनेशन से समझते जाना, किसी क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, अब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा पृष्ठ, ठीक है, ये हो गया हमारा पृष्ठ, पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं, अब यहाँ से अभिलंबवत गुजर रही हैं। लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, ये अभिलंबवत क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये कैसे गुजरेंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है, ये ऐसे गुजर रही हैं। अब ये कैसी अभिलंबवत गुजर रही हैं, ये कैसी बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे गुजर रही हैं, है ना। तो बस इतना ही है कि ये जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, अब ये जो संख्या है, ये जो इनकी संख्याओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना इजी है। अब इस साइन को याद रखो, इसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, फाई, इसको कहते हैं फाई। इस ई साइन को क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ए में क्या लिख दें, ए में लिख दे मतलब ये एरिया ऑफ द सरफेस है, मतलब कि क्षेत्रफल लिख दो तुम इसको, ठीक है, क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो कि एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है, बस इतना सा था। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसा ही मात्रक से इसको डिनोट कर देना, है ना। तो ये सिंपल सा इतना ही, ये यहाँ पे ये इतना और बचा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब इंग्लिश वर्जन में भी अपन लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है लिंक्ड विद द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तुमको बता दिया है ना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से होके ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती हैं, ठीक है, ये जो निकल रही हैं, है ना, ये कैसी होती है, 90 डिग्री होती हैं। ये कैसी होती है, 90 डिग्री होती हैं, है ना, ये 90 डिग्री होती हैं। और ये जो निकल रही हैं, इन्हीं की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं की संख्याओं को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सॉरी, स्केलर क्वांटिटी क्या कह दिया यार, हट, गलती करवा देते हो यार तुम लोग कहाँ गलती कर, लाइव थोड़ी ना लाइव हो। तो इसको कह देते अपन लोग विद्युत फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स, विद्युत को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लो, है ना। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना बार बार हिंदी इंग्लिश चेंज करने में, तो समझ जाया खड़ो, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा या तो 3 नंबर या 4 नंबर के लिए तुम लोग ऐसे कर लो कि ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ये बेसिकली डेरिवेशन के मतलब ये सीधा तुम्हारा डेरिवेशन आ जाता है, ठीक है, सीधा डेरिवेशन मतलब कि व्यंजक निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय, तो सबसे पहले अक्षीय को देखते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा डायग्राम रहा। बहुत तुम लोग ये मत समझना कि भैया ये डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल इजी होता है, सिंपल सा इसका एक डायग्राम होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा
तो अगर अपन लोग देखें तो यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, ठीक है। अब मान लो कि इसकी ये जो लेंथ है ये 2l है, बहुत बिल्कुल तुमको लगता है ये माइनस क्यू ले लो, इसको अपन लोग प्लस क्यू ले लो, ठीक है। अब ये जो 2l है तो ये आधा कितना होगा, जैसे मान लो कि इस मध्य पॉइंट को ओ ले लेते हैं, तो ये आधा कितना होगा, आधा होगा भैया l, ये भी आधा होगा l, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि b से लेके अपन को कोई एक बिंदु p तक जाना है, तो फिर अपन लोग यहाँ से ये क्या निकालेंगे, जैसे कि यहाँ से लेके ये ले लो कि यहाँ से लेके o से लेके ये दूरी कितनी है, r है, ठीक है, ये r है। अब सिंपल सा माइनस कर देते हैं कि जैसे मान लो कि r माइनस एल, r प्लस एल, इस फॉर्म में भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस क्यू से, अगर प्लस क्यू से अपन को p की दूरी जानना है, जैसे यहाँ पे अपन लोग इसको p r हटाओ p बना लेते हैं, ठीक है। प्लस क्यू से, प्लस क्यू कहाँ है जी, प्लस क्यू से इस p की दूरी जानना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये इस दूरी को जानना है तो r, ये जो r माइनस एल करेंगे, ठीक है। इस r को और इसको, इस r को और इस l को माइनस करेंगे, यानी कि r माइनस एल, एक बन जाएगा r प्लस एल, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा है, ठीक है। अब इसको अगर समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने तुम्हें पूरा लिख के दे दिया है कि यार तुमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। ये अच्छी स्थिति का हो गया, फिर ये सेकंड में निरक्षी स्थिति का हो गया। ये थोड़ा सा तुम लोगों को लगेगा भैया यार ये बहुत टफ है, टफ तब है तो भी तुम्हें भी समझाते हैं जब तुम पूरे एक चैप्टर को, यानी कि जो तुम्हारा चैप्टर 1 है, ये तुम्हारे ना कोचिंग से स्कूल में बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसा समझ लो 60 पेज, 70 पेज, 90 पेज इतने तक का लिखवा दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस या जिसको अपन लोग व्यंजक वगैरह कह सकते हैं, बहुत सारे लिखवा दिए होंगे। आते कौन से हैं, ये अच्छी स्थिति का आता है, ठीक है, अच्छी वाला आ जाता है, निरक्षी वाला आ जाता है, ठीक है, यही आते हैं, है ना। जितने क्वेश्चंस भैया करा दे रहे हैं बस तुमको उनको करना है, एक्स्ट्रा जाने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला हो जाता है, यानी कि निरक्षी स्थिति का हो जाता है, सिंपल ये यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। चलो अब ये इंग्लिश मीडियम का लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन एक्सियल पोजीशन, ये यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। फिर ये भी तुम्हारे लिए भी सेम ही है यार, है ना। ये फिर तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हो जाता है, ठीक है। समझाने में तुम्हें पता है कि 5 चैप्टर हमारे आने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लो जाके फटाफट से, और ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे ख्याल से आई थिंक लास्ट है, गॉस की प्रमेय लिखिए, एक बार इसको सिद्ध कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, ये बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे, मतलब मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वीवीआईपी है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वीवीआईपी ऐसे लिखते, नहीं ऐसा ये कुछ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लो। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गॉस प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/e एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, बस इतना जान लेना है। फिर इसके बाद इसकी उत्पत्ति, ये उत्पत्ति लिखा है ना, इसको उत्पत्ति कर लेना, ठीक है। उत्पत्ति ऐसे लिखते हैं ना, उत्पत्ति आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम रहा, ठीक है, ये इसके आंसर्स रहे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इति सिद्धम प्रूव्ड, ओके। चलो, एंड स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहा, तो फिर इंग्लिश मीडियम में भी कर लेना, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम का भी हो गया। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यार ऐसे सवाल हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल आना स्टार्ट हो गया है एमपी बोर्ड में। लास्ट ईयर का तुम बस केमिस्ट्री का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हटाएं, लास्ट ईयर का ना तुम केमिस्ट्री का पेपर, ये केमिस्ट्री का पेपर उठा के देखोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा यार ये भैया ये तो बहुत कठिन था है। फिर उसके बाद तुम सेकंड बोर्ड पेपर वाला भी देख लेना, सेकंड बोर्ड वाला पेपर भी टफ था, ये भी हार्ड वाले फॉर्म में रखेंगे, ये भी हार्ड वाले फॉर्म में रखेंगे कि ये ऐसे क्यों आए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते थे कि बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड, परिभाषा बेस्ड, डायरेक्ट डेरिवेशन व्यंजक आ जाते थे कि इनको निकालो। पर अब थोड़ा वो तो आ ही रहे हैं, जैसे मान लो उनको 60% तो वो आ ही रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन 40% ये अब चेंजेस आ गया है ना। तो भैया इसके लिए क्या उपाय है, वो उपाय भी तो बता दो, प्रॉब्लम बताइए। तुमको अलग से कुछ नहीं सोचना है, ना तो तुमको अलग से ये क्वेश्चन बैंक के पीछे भगना है कि भैया क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ना तो तुमको अलग से ये प्रीवियस ईयर के पीछे भगना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो इन सबका सॉल्यूशन है तुम्हारे टॉपर भैया, ठीक है। चलो
है ना, तो फिर टेंशन नहीं लेनी है। ये तुम्हारा पूरा इसका आंसर रहा, ठीक है। एंड ये यहाँ पे गॉस की प्रमेय का उपयोग करके उसका नियम रख के पूरा वैल्यू में पुट करते जाओगे, आंसर आता जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे गुणा करके ये सिंपल हमारा प्यारा सा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाते हैं डेरिवेशंस। डेरिवेशंस में हमें गॉसियम लाइक वही इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही तो है यार, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम लोगों के लिए भी सेम रहेगा, ये देखते चलो, है ना, यहाँ पे। एंड अब आ जाता है ब्रह्मास्त्र। मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ब्रह्मास्त्र सभी लोग लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब अगर अब नहीं लोगे, क्योंकि पढ़ना भी तो फिर है ना यार, अगर तुम अभी से पढ़ना उसको स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर कब तक कर लोगे। एंड भैया ये क्या है, ये पीडीएफ बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच, इससे बाहर नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स में इससे बाहर नहीं आएगा, ये बिल्कुल, ये सोच रहे हो कि भाई ये त्रैमासिक के लिए है, अर्धवार्षिक के लिए, तो ये फाइनल तक के लिए है, समझ रहे हो। एंड इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑल सब्जेक्ट 299 में है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। ये ऑफर फिर से आया था अभी, इसके बाद ये 499 हो गया था, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये 499 हो गया था। एंड जिन लोगों ने ले लिया है प्लीज यार कमेंट में इन लोगों को समझा दो कि क्या चीज है ये एंड क्यों लेना जरूरी है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र ले लो यार, आंसर क्वेश्चन दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एमपी बोर्ड का जो पैटर्न बदल रहा है, जिस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुमको ब्रह्मास्त्र जरूरी है, क्योंकि जब कुछ काम नहीं आता ना तब ये अस्त्र चलाया जाता है जिसको कहते हैं अपन ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर से फिजिक्स में तुम्हें इससे ज्यादा नहीं करना है भैया। कौन कौन से क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं अपन को, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ज्यादा है ही नहीं, तुम लोगों को वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई होगी, इस वजह से लग रहा होगा कि यार मास्टर ने कितना करवा दिया है, ठीक है। देखो पहला कूलाम का नियम, ठीक है, ये कूलाम वाला सिंपल सा, ठीक है हमारा। फिर भैया दूसरा दूसरा दूसरा, ये तुम्हें वीडियो में बड़े बड़े आंसर से मत घबराना यार, वो तुमको पता है कॉपी में तू इसे 1 पेज 1.5 पेज में आ जाते हैं, ठीक है। अपने उन कोचिंग, उन जो ऑनलाइन, अपने जो ऑनलाइन सर लोग हैं जहाँ ऑनलाइन बैच लिए रहते हैं, तुमको अच्छे से पता होगा कि वो लोग कितना पढ़ा रहे हैं, भैया कितना दे रहे हैं, ठीक है। भैया का हर एक आंसर एग्जाम में आने वाला है, उनका हर एक क्वेश्चन लाइक उनके वो 90 पेज, उनके वो 150 पेज एग्जाम में नहीं आने वाले, एंड तुम उसको याद नहीं कर पाओगे यार, ये चीज़ कब समझोगे, है ना। मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है। बैच से पढ़ो उनके से, वो दिक्कत नहीं है, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आना है वो तो करना है हमें। 12th में हमें रुकना थोड़ी ना है कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, उसको डिटेल्ड में जानूं। हमें पता है कि 2 मार्क्स का पेपर आता है, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स। इसके बिहेव पे अपन पूरा पेपर उड़ा सकते हैं, समझ आया ये बात। चलो पहले ये देख लेते हैं, आप इसके क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये विद्युत बल रेखा है। अब देखो ये वाला पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल इजी है, मतलब तुम्हें 20 मिनट लगेंगे तीनों आंसर्स को याद करने में, ठीक है भैया। अब उसके बाद विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये भी बिल्कुल डेफिनेशंस वाला आंसर था, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये सिंपल सा वैल्यू पुट रख, मतलब उसका फॉर्मूला सा रख देना है, ठीक है। SI मात्रक याद रख लेना है, न्यूटन प्रति मीटर कूलाम, ठीक है। एंड इसके बाद फिर उसके बाद विद्युत द्विध्रुव। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन रहा है कि अक्षीय निरक्षीय, यानी कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, बट अब करना तो पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो लेके चल सकते हैं ना, 1 से 2 क्वेश्चन। ये अक्षीय निरक्षीय का हो गया, ठीक है भैया। एंड इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके बाद गॉस प्रमेय। ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये इसको बहुत हार्ड में भी नहीं रखेंगे, ये ईजी है यार, मतलब ये थोड़ा सा डेरिवेशंस में तुम्हें दिक्कत आएगी तो यूट्यूब में देख के मतलब वो कर लेना, क्योंकि अपन इस वीडियो में अगर समझाने बैठे तो फिर त्रैमासिक में तो सारे सब्जेक्ट भूल जाओ कि सब सब्जेक्ट हो पाएगा, क्योंकि यार भैया को तुम ये भी तो देखो यार, 10th भी बनाना है, 12th भी बनाना है। इस 10th में दोनों हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम भी देखना है, आपके में भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम देखना है, आपके में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसके बाद अकाउंट, बिजनेस, ठीक है। एंड उसके बाद कॉमर्स, फिर उसके बाद हिस्ट्री आर्ट्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, सोशियोलॉजी, आईटी, हिंदी, इंग्लिश। तो समझ आ रही है बात, उतनी ही इंग्लिश इनमें कि सोशल साइंस, मैथ्स, तो सब चीज़ों को करना है। तो अगर एक एक वीडियो में अगर 10-10 घंटे 8-8 घंटे की बनाएंगे, क्योंकि समझाने में बड़ी होंगी यार, तो इस वजह से, ठीक है। अब जितने क्वेश्चंस करा दिए बस यार उनको कर लेना, एक्स्ट्रा मत भागना, ठीक है, मत भागना प्लीज़। चलो एंड इसके बाद गॉस प्रमेय के बाद एक और गॉस वाला क्वेश्चन आता है, अपना कहाँ गया, आई थिंक हाँ बीच यहाँ पे अपन ने छोड़ दिया, आई थिंक कहाँ गया,
ये रहा, ठीक है, इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये यहाँ पे, ठीक है। अब बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, है ना, सिर्फ दो ही तो बड़े क्वेश्चंस हैं, या तीन कह लो बस हद से हद, ठीक है, एक वो अक्षीय निरक्षीय वाला और दो ये गॉस वाले, बस बाकी वो तीन कितनी ईजी है। बाकी यार प्लीज ब्रह्मास्त्र बैच को अब लेना कैसे, इस नंबर पे मैसेज कर लो। अगर सेव नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दी रखी है, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, है ना, उस लिंक पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मतलब समझ में ना आएगी कैसे बैच में रहेगा क्या कुछ, एक तो सब समझा दिया है कि कैसा टाइप में बैच है, फिर भी आती है तो भैया को कॉल कर देना, ठीक है, डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर देना, है ना। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार क्या सोचेंगे कोई, ऐसे नहीं। अब आ जाता है चैप्टर 2, चैप्टर 1 क्लियर है, मतलब चैप्टर 1 हमारा क्लियर है, फिर आता है चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। इसके बाद हमारी टोटल ये PHYICS फिजिक्स, ठीक है, हमारी फिजिक्स बिल्कुल छुटकारा, ठीक है, फिजिक्स से मतलब तुम ऐसा समझ लेना कि खत्म है, ठीक है, इसको काटो, तो कंप्लीट फिजिक्स अपन लोग हो जाएगी, है ना। चलो सेकंड चैप्टर करते हैं, ये अपन इसको पहले काट देते हैं, ये बस अब 4 चैप्टर और बचे हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये भी बहुत इजी है। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज, इससे इजी लैंग्वेज तुमको नहीं मिलेगी यार। तुम लाइक कोचिंग वगैरह में चले जाओ तो तुमको ऐसा लगेगा कि भैया इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे करेंगे। और अगर तुमको इसको और इजी लैंग्वेज में लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक कि ऐसा पृष्ठ, ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, ठीक है, तो समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं उसे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। बस ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो तुमको इजी लगे वो लिख लेना, ठीक है। अब एक चीज बताओ यार, कोई भी यूट्यूब पर एमपी बोर्ड में तुम देखना, कोई भी यूट्यूब पे जितने भी तुम 3 से 4 चैनल्स देखते होगे, किसी में बताओ कि जैसे अगर कोई भी अगर 50 क्वेश्चंस करा रहा है, तुमको पता है क्वेश्चंस देने में तुम्हें पता है कि क्वेश्चंस तो तुम्हें भी पता है कि हाँ भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो सब दे देते हैं ना, आंसर कोई दे रहा है, ठीक है। आंसर की बात आती है, उसके बाद इजी आंसर्स कोई दे रहा है कि ऐसी लैंग्वेज जो मतलब गाइड वाली ना हो, सब तो गाइड की उठा के चेप दे रहे हैं, कोई चैट जीपीटी को उठा के बिल्कुल चैट जीपीटी, अरे यार मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को यार, देखो चैट जीपीटी की जो लैंग्वेज होती है ना, वो तुम जितने बार भी उससे निकलवाओगे वो हर बार अलग निकालेगा। अगर तुम उससे गलत, जैसे अगर एक बार उसने गलत भी निकाल दी, ठीक है, तुम उससे कहोगे क्या ये बेस्ट है, तो वो कहेगा हाँ ये बिल्कुल बेस्ट लैंग्वेज है, इससे तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वो काम करता है तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस पे कि तुमने उसे कैसे ट्रेंड कर रखा है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी के आंसर्स एंड बहुत सारी चीज़ें यार, कोर्स को फ्री बताकर, मतलब अपने कोर्स को ऐसे कि बिल्कुल इतने सस्ते की शिक्षा बिल्कुल सस्ती है, उसके बाद जैसे एक दूसरे, और फिर उसके बाद एक एक किताब बेच रहे हैं 700-700 रुपये में, हद है भाई, हद है मतलब, ठीक है। चलो क्या ही कर सकते हैं बताओ, इतनी बड़ी टीम लेके बैठे हैं और आंसर्स नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है तुम खुद सोचो, सिर्फ क्वेश्चन देने आ जाते हैं यार, कैसे, थोड़ा तो अंदर से लगे कि यार प्लीज़ सर अगर कोई देखे वीडियो तो चलो डेफिनेशंस ये रहा, मतलब इंग्लिश मीडियम की डेफिनेशंस ये रही, है ना। इंग्लिश मीडियम की वही, इंग्लिश मीडियम में इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज एन सरफेस दैट हैज अ कांस्टेंट रूलिंग सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, ठीक है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, फिर पहला हो जाएगा जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसमें भी तुम लोगों ने देखनी होंगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है, लंबवत होती है, ये अप्रतिच्छेद, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये दोनों पॉइंट्स और देख लेना, ठीक है। चलो एंड इसके बाद इसमें भी ये देख लेना कि जीरो वर्क डन, एंड उसके बाद परपेंडिकुलर फील्ड्स लाइन के मतलब ये, ठीक है, और एक दूसरे को ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु विभव का व्यंजक स्थापित करना है, v बराबर 1/4 ई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद q बाई r, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाँ कह सकते हैं कि यार देखो तुम्हारे लिए प्रॉपर ये डायग्राम भी बना दिया है ना,
चलो, ये हम मान सकते हैं, ये वाली जो तुम कहोगे ना कि भैया ये वाली जो थोड़ा सा डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, ये इसलिए समझ में नहीं आ रही बाबू, ठीक है, क्योंकि देखो तुम लोगों के तो कह सकते हैं और किसको कह सकते हैं, तो ये इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये ना इस पे ये कंप्यूटर वर्ड्स पे लिखी है ना, ये कंप्यूटर वर्ड्स टाइप दिख रहा होगा तुम्हें। अगर यही यही डेफिनेशंस या इसी तरीके से अपन लोग कॉपी में लिखे रहते तो बिल्कुल ईजी लगता है कि जैसे माना कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर बिंदु ए पर एक परीक्षण प्लस क्यू स्थित है, फिर उसके बाद कूलाम के नियम अनुसार प्लस क्यू लगाने पर प्रतिकर्षण बल ये हो जाता है। तो ये सब अगर कॉपी पे लिखा होता तो बहुत ईजी लगता, बस इस पे थोड़ा सा ना माइंड में ऐसा लगता है कि यार ये कितना डिफिकल्ट सा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत बहुत लाइक मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को निकाला है ना। तो थोड़ा सा यार प्लीज़ भैया को एक प्यारा सा कमेंट की ज़रूरत रहती है तुम्हारे, बहुत लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत रहती है, तो अभी कर दो यार, जाओ, ठीक है। ये डेरिवेशंस आप लोगों के लिए भी रहा इंग्लिश मीडियम में, है ना, एंड ये यहाँ पे भी रहा, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, तो ये इसका डेरिवेशंस यहाँ से चालू होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये परीक्षण आवेश लगाने पर, फिर उसके बाद आवेश को परीक्षण कार्य ये यहाँ पे कार्य करने पर, ठीक है, ये वाला फिर विभवांतर की परिभाषा से पूरा इसको परिभाषित कर रखा है। फिर इसके बाद जो निष्कर्ष निकल जाएगा ये पूरे तरीके से कि ये यहाँ पे हमारा फाइनली आ जाता है, ठीक है, dv/dx, है ना, माइनस में आएगा। चलो, इसके बाद ये इंग्लिश ये हो गया ना। इसके बाद ये इंग्लिश में, ये सेम चीज़ इंग्लिश में, डायग्राम भी सेम ही है ना, ये सेम चीज़ इंग्लिश में रही, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रही, ठीक है। चलो, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है, इसके लिए कौन, एक सेकंड, यहाँ तक, फिर इसके बाद ये यहाँ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, हो तो रहा, चलो, हो गया। अब धारिता का व्यंजक, सबसे पहले तो धारिता का व्यंजक देख लेना है। ये चैप्टर 2 हम कह सकते हैं, देखो तुम्हारी गलती नहीं है, चैप्टर 2 थोड़ा सा ऐसा मूड सेट कर देता है, बट ठीक है यार, 2 ही 3 क्वेश्चन की तो बात है। धारिता का व्यंजक, ठीक है, ये यहाँ पे देख लेना, एंड ये भी, एंड यहाँ से धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी तुम्हारे यहाँ पे हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे, प्लेटों के बीच की दूरी पर, फिर माध्यम के परावैद्युतांक पर, फिर ये हो गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी रहा पहले डेरिवेशंस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consisting of a 2 metal plates and P1 and P2 हो जाएगा, each of area are separated of distance d, let K to be the dielectric constant of the medium filled between the plates, है ना, ये पूरा filled हो जाएगा, let plate 1 be given, तो ये पूरा रहेगा, ठीक है। चलो, एंड इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये तुमको सीधे सीधे मान रख देने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। फिर इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। यार ये बोलने में क्यों ऐसा लग जाता है बार बार ये इसका सी प्रॉब्लम तो करता है यहाँ पे, ये जैसे कैपेसिटेंस, ठीक है, तो बार बार प्रोनाउंसिएशन में वो होने लगता होगा ना, ऐसा लगता होगा अरे मास्टर आपसे तो बन ही नहीं रहा। चलो, संधारित्रों के श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता व्यंजक आ गया, फिर से व्यंजक आ गया चलो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, फिर से व्यंजक आ गया हमारा। तो यहाँ पे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन निकालेंगे। श्रेणी क्रम हमारा बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही इजी होता है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है ना, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। एंड इसके बाद कुल विभवांतर यहाँ पे लिखेंगे, फिर विभवांतर का सूत्र, फिर उनको पुट कर देंगे वैल्यू में, फिर ये सब पूरा इधर घुचर पुचर हो जाएंगे, फिर उधर अपन लोग इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद ये सिंपल फाइनल निकल कर आ जाएगा 1/CS। इसको सबको क्या क्या हो जाता है यार, इसको सिर्फ इसको करते हैं, नहीं तुम लोग मत हो, इसको बस करके रहेंगे, हो गया, ठीक है। फिर ये समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 be connected in series, the charge Q on each कैपेसिटर ही है in the same but potential difference V1 V2 V3 across them are different, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में CS, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशंस, एंड देन यहाँ पे खत्म हमारा, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है,
ठीक है। अब व्यंजक का नियम क्या है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, चलो ये यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम के लिए रहा। ठीक है, चलो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है फाइनली। ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर रहा हमारे बीच में, अब इजी है, अब इजी है। यहां से ये थोड़ा सा, हाँ सब में डेरिवेशन सी डेरिवेशंस के बिल्कुल भैया यही मिल गए। ठीक है, हमको व्यंजक ही व्यंजक आपने करवा दिए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई नो, एंड मैं तुम्हारी समस्या बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बट अब इजी क्वेश्चन है यार, खुश हो जाओ तुम लोग। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो पहले तो परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म औसत वेग से चालक के उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने लगते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है प्यारा सा खत्म। ठीक है, मतलब तुम डेफिनेशन देख रहे हो कितनी प्यारी है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध में देखो यार, भैया को प्यारी चीजें बहुत पसंद है, तो समझ रहे हो, तो प्यारी डेफिनेशन से मिलेंगी जो बहुत ऐसे होते हैं ना, लाइक तेज तर्राट जो समझ में नहीं आते हैं, तो वो उनसे तो दूर ही रहो। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन से नहीं पढ़ो, लेकिन जो बहुत सादा सिंपल हो ना, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, वो समझते हैं अपन को, वो अपन को फुल मार्क्स दिलाते हैं, है ना, है ना। ठीक है, ये अब धारा घनत्व की परिभाषा फिर ये मान रख देंगे, फिर निष्कर्ष आ जाएगा, फिर ये इंग्लिश मीडियम में कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर डेफिनेशंस, एंड देन ये इंग्लिश मीडियम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब फिर हमारा प्यारा आ जाता है ओम का नियम, जो बहुत फेवरेट है हमारा। ये हमारा ना फोर फादर्स से चला आ रहा है, FORE फोर फादर, FATH फोर फादर। इसका मतलब क्या होता है भैया, फोर फादर होते हैं हमारे पूर्वज, पूर्वज ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं आई थिंक। तो फोर फादर यानी कि ओम का नियम जो हमारा आएगा, इस बार भी आएगा, हाँ जी इस बार भी आएगा, सीमाएं भी आएंगी, हाँ जी सीमाएं भी आएंगी, सब कुछ आएगा, है ना। अब वो तो किस्मत की बात है कि किसके में नियम बस आ जाता है, किसी के में सीमाएं नियम दोनों आ जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर आने वाला है ना। ओम का नियम लिखिए। चलो, यदि किसी चालक की भौतिक आवश्यकताएं, तुम लोग पूछ रहे थे भैया आप गुप्ता जी के बारे में क्यों बात नहीं करते, गुप्ता जी के बारे में पता है कितना गंदा सीन हो गया है। क्या हुआ था कि अपन लोग तो वीडियोस में ऐसे बस करते थे, ठीक है, अपन लोग बस वीडियोस में ऐसे करते थे। तुम लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी निकाली, पता नहीं कैसे, मतलब जो मेरी प्राइवेट वाली आईडी है कि जिसपे बस तुम लोग ये मान लो कि 12-13 फॉलोइंग है। ठीक है, समझ रहे हो, घर वाले भी ऐड भी नहीं है, 2, ठीक है, वो तुम लोगों ने निकाल ली। और नहीं मुझे पता कि उसमें से तुम लोगों ने गुप्ता जी की आईडी कैसे निकाल ली, एंड तुमने चश्मे वाली मैडम की प्रोफाइल कैसे निकाल ली, और भाई तुम लोगों ने वो लिंक सेंड कर दी वीडियो की। कितने मतलब खराब हो यार तुम लोग भाई। अब अपन को तो ठीक है, अपन को क्या ही दिक्कत है ना, अपन तो फिर अच्छे बच्चे हैं, अपन लोग तो शांत सीधे बच्चे हैं। बट जो फिर गुप्ता जी के पास फोन गया एंड ऐसे ऐसे, क्या बोलें अब तुम लोग, पता है बहुत गलत सीन क्रिएट हो गया था यार। जैसे अभी तो मजाक में अपन बात कर रहे हैं, बट सीरियस था यार ये सीरियस था यार, किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते बचा है, पता है तुम्हें, वो बहुत बिल्कुल सच्चा वाला प्रेम है उनको। तो तुम लोग ऐसे मत किया करो यार, अच्छी बात थोड़ी ना होती यार। अब अपने नहीं है तो फिर दूसरे का थोड़ी ना उजाड़ेंगे। बाकी हमने तो बहुत ट्राई किया था, बाकी तुम लोगों ने, वाह क्या खतरनाक आदमी हो तुम लोग यार। ठीक है, थैंक यू ताप में परिवर्तन, और उसके बाद ओम के नियम की सीमाएं लिखनी है, अन्य ओमीय युक्तियां यानी कि नॉन ओमिक डिवाइसेस। फिर तीसरा है गैर रेखीय। तुम लोग ये बताओ कि जो वो इंस्टा मेरा प्राइवेट था उसमें से तुम्हें आईडी मिली कैसे, मतलब इतना खतरनाक कौन हैकर बैठा है ये। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम का पूरा पढ़ें क्या। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमाइन अनचेंज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आई होता है करंट फ्लोइंग थ्रू, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे सब, आर आई बन जाएंगे हमारे। फिर वेयर आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉल्ड रेसिस्टेंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलो इसके बाद ये लिमिटेशंस हो जाती हैं जो है टेम्परेचर वेरिएशन, नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। उसके बाद हमारा फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बहुत इजी आंसर्स हैं ये,
ठीक है। अब यहाँ पे मत बोलना कि भैया कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं वो गुप्ता जी, क्या बोलते हैं आप, क्यों मैडम पिट्टी पिट्टी कर देंगे? हाँ, तुम लोगों की वही कर देंगे अपन लोग, है ना, बोलने में तक बताओ शर्म आती है अपन को, ये लोग बात करते हैं वैसे, है ना। चलो, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग उत्पन्न रुकावट को कहते हैं। पता है इनको अपनी फैमिली से ज्यादा तो हमारे और तुम्हारे बारे में, तुम जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब नाम सब बच्चों, एक शुभम करके लड़का है, ठीक है, एक दिव्या करके कोई लड़की है, ठीक है, एक और करके ऐसे बच्चे, इनके बारे में जानते हैं लोग, बात करते हैं कि सर इनका कमेंट, इन लोगों का कमेंट आ रहा है, ठीक है। एक 9th क्लास की बच्ची थी और वो क्या हुआ था उसका, लाइक उसका कोई उसको बैच लेना था आई थिंक, तो उनके बारे में ये लोग बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा, तो समझ रहे हो, तो जो पहले लगता था कि यार इन लोगों की बातें 2 से 3 घंटे की कैसे, मतलब कोई इंसान इतनी बात कैसे कर सकता है, ठीक है। तो अब समझ में आया ये लोग अपनी बात नहीं करते हैं ज़्यादातर, कि चलो अपनी बात तो कहाँ तक खत्म हो जाती है, कि जैसे क्या कर रहे हो, खाना खाए वो, ये सब, जैसे अपन को तो आइडिया नहीं, बता रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो इतने पे अपनी बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब सामने वाला बातें क्या करेगा, अब जैसे किसी के दोस्त हैं तो उनके बारे में, किसी की दोस्त की फैमिली में कुछ हो गया उसके बारे में, तो ये सब बातें होती हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं, है ना, तुम लोगों को पहले बता देते हैं कि तुम लोगों को तो नहीं पता होगा, है ना, भैया जैसे हो गए। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। फिर उसके बाद डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल, विद्युत अपघट्य में डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, तो घोल की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। कितने प्यारे आंसर्स हैं, है ना, देख रहे हो। तापमान, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की श्यानता घटती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध घटता है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी हो जाएगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। फिर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज अ सबमर्ज्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलेट्स एरियाज, ठीक है। एंड इसके बाद ये मेंशन भी कर देना सिंबल्स। फिर उसके बाद कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलेट, फिर टेम्परेचर, दैट्स इट यहाँ पे। अब एक और आ जाता है हमारा प्यारा सा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इनको तो बिल्कुल ऐसा मान लो कि खतरनाक ये क्वेश्चन है, एंड इनके खतरनाक इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तुम्हारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, भाई अपने मिलेंगे, और भाई कैसे मिलेंगे, 4 नंबर में बैठे मिलेंगे बिल्कुल 3 मार्क्स में भी मिल सकते हैं, 4 मार्क्स में भी मिल सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, बड़ी कुर्सी है इनकी, तो इनका बड़ा ही आंसर होता है, ठीक है। संतुलन की स्थिति, ठीक है, ये बहुत इजी है, पता है, ये दिखने में बस बड़ा है, लेकिन है बहुत इजी। पहले तो अपन को इसमें ना इसका सब सिद्धांत लिखना है। तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोध यानी कि PQRS का एक ऐसा परिपथीय संयोजन है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान सटीक रूप से निकाला जा सकता है। मतलब बहुत जासूसी वाला काम है इनका, कि मतलब किसी भी चीज का ये निकाल लेते हैं, जैसे तुम लोग हो ना वैसे ही। जब सेतु के चारों प्रतिरोध है ना, हमारे जो PQRS जो सेतु बोलते हैं, ये जो पूरा सेतु होता है, इस प्रकार समायोजित हो जाता है, ठीक है, होगी धारा मापी, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात मतलब धारा मापी में धारा Ig बराबर 0, तो संतुलन की स्थिति में कहलाता है। इस स्थिति में ये P/Q बराबर R/S, जहाँ पे P और Q अनुपात भुजाएं हैं, R ज्ञात प्रतिरोध है, S अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, अभी डायग्राम वाला नहीं है, ठीक है, तुमको इतना ही करना है, ठीक है। चलो, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। अब आता है किरचॉफ का नियम। अब तथा ये चीज देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको हाईलाइट करके रख लो। अब तुम जैसे यहाँ तक तुम लोगों ने ये चैप्टर्स तो पढ़े ही होंगे, तुम्हारे में लाइक तुम्हें को पता होगा कि भैया डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताओ, या प्रथम नियम या द्वितीय नियम ऐसे परिभाषित करो। यार पता है इंग्लिश में राइटिंग अच्छी आती है, जैसे हम देखना इंग्लिश में यहाँ पे लिखें डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ हमारे गुप्ता जी। इंग्लिश में अच्छी राइटिंग आती है यार सच में, थोड़ा मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, बट ये हिंदी में अच्छी देखी नहीं जाती है। इसको हटाओ पहले तो, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। अब ये किरचॉफ का नियम जो है ना, अब क्या है, तथा उसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त P/Q R/S प्राप्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें किरचॉफ का प्रथम नियम निकालना पड़ेगा। प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये हो जाएगा प्रथम नियम।
उसके बाद द्वितीय नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रभावित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल को बीजगणितीय योग परिपथ के उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एंड इसके बाद जो अपना ये जो हम अपन ने ऊपर बात करी थी ना इसके बारे में P/Q/S, अब ये यहाँ पे डायग्राम आ जाता है, ये पूरा बनाना पड़ता है तुमको। ठीक है, अब इसका पूरे तरीके से तुम्हें निगमन करना पड़ता है। ये IgI3 लिख के ये पूरा पूरा, एंड यहाँ पे अपन लोग ये समीकरण 3 एंड 4 रखेंगे, एंड ये यहाँ पे इति सिद्धम हो जाता है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये मत लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब आंसर है ये। ठीक है, चलो 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 इसको काटो, काटते कैसे, कट जा, नहीं कट रहा, रुको 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 रुको, अब कटेगा। चलो अब इंग्लिश मीडियम का भी देख लेते हैं, किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ इंग्लिश का भी देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज जीरो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर उसके बाद सेकंड लॉ जो होता है किरचॉफ का, इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द नेट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड देखो वीडियो खत्म होते ही तुम लोग सबसे पहले तो दौड़ के जाना 6260296833, ये ब्रह्मास्त्र बैच हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। इस पे मतलब जितने भी व्यू आते हैं तुम लोग ब्रह्मास्त्र बैच लो यार, मतलब ये बहुत जरूरी है। अगर नंबर पे मैसेज नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे इस एक लिंक रहेगी व्हाट्सअप लिंक। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सअप लिंक रहेगी, तो वहां पे ना तुमको क्लिक करना है, तो क्लिक करके डायरेक्ट वो खुल जाएगा, है ना। चलो 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 चलो, नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट ये नंबर सेव करके भी दो, कैसे भी कर सकते हो, या तो नंबर सेव करके मैसेज कर लो या फिर व्हाट डिस्क्रिप्शन से कर लो, है ना। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो जाएगा, प्रॉपर हर एक चीज़ है यार। इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 3, फिर इक्वेशन 4, सब है। ये इक्वेशन 4 फिर सब मिला देंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सेलों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की कुल धारा का व्यंजक। एक क्वेश्चन बस व्यंजक वाला देख लो प्लीज इस चैप्टर से भी। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर है आई थिंक ये, है ना, तो एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, यहाँ पे इतना देख लेना। ठीक है, एंड इसके बाद ये समांतर क्रम। ठीक है, सब बिल्कुल ईजी है, मतलब ये यहाँ पे ना सिंपल ये फॉर्म में रखते जाना है। हर एक चीज़ लिखी है कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, कि इनका फिर इन सबको मिला के लिख देना है, सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ। चलो, एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए रहा, प्रॉपर डायग्राम बनाए रखे हुए हैं, सब आंसर बेस्ट, क्वेश्चन बेस्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, ये इंग्लिश का भी खत्म हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें व्यंजक नहीं है, बहुत प्यारा सा आंसर है अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े देर बाद देखने मिला। ठीक है, ये अब ना एक चीज़ तुम लोग जरूर करना, ये आधार जरूर लिखना। ठीक है, ये यहाँ पे इसको 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 ना इसको ब्रेक, अरे यार इसको ना ये ऐसे, ये आधार लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आधार तुम लोग प्लीज लिख देना। ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला अपन लोग परिभाषा लिखेंगे। ठीक है भैया, परिभाषा लिख देंगे। पहले अपन लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो किसी यह चालक द्वारा धारा की मार्ग में उत्पन्न की गई कुल रुकावट है। ठीक है भैया, यहाँ पे एक परिभाषा खत्म हुई। दूसरे की, यह एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सूत्र हो जाएगा, ये हमारा प्यारा प्यारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक, इसका ओम हो जाएगा, इसका ओम ओम मीटर हो जाएगा। निर्भरता एक इस पे निर्भर है, तो यह चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ और ताप पर निर्भर है। ठीक है, प्रतिरोध हमारा, और विशिष्ट प्रतिरोध किस पर, ये केवल पदार्थ और ताप पर, ये केवल पदार्थ और ताप पर, यानी ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये इसमें बीच से अपन एक लाइन खींच दो और ये ऊपर से डंडा बंद कर दो। लो, ये बन गया। इस लाइन को और अच्छे से चिपका दो, इस लाइन को भी और अच्छे से चिपका दो। तुम अभी अपन को वीडियो बनाते बनाते कितना टाइम हो गया पता नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी वो डिब्बा बनाना है क्या यार, मतलब ज़रूरत तो नहीं है, बट ये यहाँ पे ऐसे, मतलब इतना तो, ये इतना, मतलब ज़रूरत तो नहीं है। तुम लोग भी कहोगे अरे यार भैया यार क्या करने लगते हो, तो अच्छा लगने लगता है यार, ये थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा है ना। ये फिर ये खत्म हो गया, लो हो गया, बस गंदा और कर दिया है ना।
नहीं ठीक है, मतलब समझ आ जाएगा। चलो, अरे ये लास्ट वाला बचा था। अब आ जाता है फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर, यानी कि अब हमारा क्या, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 ये थोड़ा सा हार्ड था, इसने थोड़ा सा मूड खराब किया, ये बढ़िया था एंड मतलब ये अच्छा था अब चैप्टर 3 ये मतलब ये भी ठीक था यार, मतलब एक ही तो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, बाकी तो सब इजी थे। ठीक है, ये भी खत्म हो गया एंड इसके बाद बचा है चैप्टर 4, ये भी इजी है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इजी है पहला क्वेश्चन ही व्यंजक। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, ये रहा। तो कैसे स्टार्ट करें? derive the expression of the intensity of the magnetic field at the center of the current carrying circular coil, तो व्यंजक का निगमन करना है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली, फिर I प्रभावित धारा हो रही है, इसमें फेरों की संख्या n है ना, सब कुछ यहाँ पे डिनोट है तुम्हारे लिए, है ना, तुमको कुछ भी चीज़ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये डेरिवेशंस आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन डेरिवेशन का था, ठीक है यार, इजी 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 निकालो। अब ये हमारा सबका प्यारा बायो-सैवर्ट का नियम आ जाएगा, है ना, ये बहुत ही प्यारा है, इसको कोई नहीं गंदा बोलेगा कि भैया ये कठिन है, ये बहुत बहुत प्यारा है। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है, बायो-सैवर्ट का नियम आएगा 100%। ठीक है, आएंगे तो सारे ही बट डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें पहले तो ये चारों पॉइंट पहले तो देख लो। ठीक है, बस अब इन चारों पॉइंट से क्या बनेगा भैया, इन चारों पॉइंट से बनेगा हमारा सूत्र, हमारा ये बन गया सूत्र जैसे ही बनता है हमारा, तो फिर हम लोग सीधे जहाँ पे ये बस खत्म, हाँ इतना ही करना है। ठीक है, एंड इंग्लिश में भी सेम चारों पॉइंट देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट लेंथ, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, फिर ये सब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बस फिर सूत्र में लिख दो सब कुछ मिला जुला के, खत्म। एम्पियर का परिपथीय नियम, भैया ये एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी बिल्कुल रख लो, ये भी इजी तो है। पहली डेफिनीशंस, मतलब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सही है। फिर इसके बाद ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट को आई थिंक निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, हाँ नहीं सही है, ये भी कर लेना। ठीक है, ये लाइन भी लिख देना, है ना। चलो इंग्लिश मीडियम में भी सेम, पहले डेफिनीशन, फिर फॉर्मूला, फिर आ जाता है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी इजी है, इसको भी कठिन मत लेना तुम लोग। ठीक है, जब कोई गतिमान आवेश कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला कुल परिणामी बल लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये इजी है, बस इतना ही लिखना है, और फिर इसका एक प्यारा सा सूत्र। अब देखो तुमने मैथ्स ली है तो उसको झेलना तो पड़ेगा। ठीक है तो अब अच्छे सब्जेक्ट्स लिए हैं तो थोड़ा तो करना पड़ेगा कि भैया फिर सूत्र फिर डेरिवेशन फिर सूत्र, है ना, तो थोड़ा तो अब शेर पाला है तो फिर उसको खिलाना भी तो वैसे ही पड़ेगा। फिर ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी डेफिनेशन आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संट क्या है। संट क्या है, इसके लाभ और हानियां लिखना है। तो संट क्या होता है, कम प्रतिरोध का वह जो धारामापी को जलने या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संट कहलाता है। लाभ क्या है, यह धारामापी की कुंडली को अत्यधिक धारा के कारण जलने से बचाता है। यह धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करता है। ठीक है भैया, ये तो लाभ हो गए थे, संट के लाभ हो गए थे। अब इसकी हानियां भी देख लो। संट लगाने से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी देख लो। संट ये कैसा नाम है यार, मतलब किसी a low resistance wire connected in parallel with the coil of galvanometer to protect it from a heavy current is called as shunt. Advantage देख लो, it protect the sensitive coil of galvanometer from burning out due to high current. It converts a galvanometer into a ammeter. ठीक है, disadvantage भी देख लो, connecting a shunt decreases the sensitivity of the galvanometer. ठीक है, धारामापी का सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे नहीं पूछ रहे थे कि भैया आपकी एज क्या है, एज बता दो। एज तुमको एज कैसे बताएं। चलो 22 से कम है और 20 से ज़्यादा है समझ गए, बस इतना ही बहुत है। चलो सिद्धांत, अब धारामापी का सिद्धांत कार्यविधि समझाइए, इसे एमीटर में कैसा बदला जाता है।
सिद्धांत क्या है? देखो, चल कुंडली धारामापी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली में प्रभावित धारा को अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कार्यविधि हो गई। एंड इसके बाद ये थोड़ा सा और ये डेफिनेशंस तुम लोगों को देखनी पड़ेगी एंड इसका एक इट्टू सा ये तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। ये आंसर है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। एंड इसके बाद ये इंग्लिश में भी हो जाएंगी कि प्रिंसिपल, फिर वर्किंग, एंड इसके बाद ये थोड़ा सा डेफिनेशंस एंड वैल्यू पुटिंग, फिर खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दो समांतर धारामापी चालकों के बीच लगने वाले व्यंजक प्राप्त कीजिए एंड एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो ये फिर से अपना व्यंजक भाई आ गया। चलो तो इसको भी देख लेते हैं। इतना इस पेज को देख लो एंड कहोगे भैया यार ये पेज ऐसे क्यों दिखा रहे हो? देखो यार, समझाने में तुम खुद सोचो, बहुत टाइम लग जाएगा यार। ठीक है, आंसर प्रॉपर दिए गए हैं इसलिए तुमको लिख के पूरा सा ले आए थे। पता है कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, मतलब आंखों में डार्क सर्कल्स हो गए। अगर तुम्हें फेस रिवील होता ना तो तुम्हें दिखाते। चलो, परिभाषा, एक एम्पियर बाय, ये जो परिभाषा है तो परिभाषा भी लिख लो, क्या ही पढ़ के बतानी है। फिर ये इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। चलो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारामापी लूप लगाने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है भैया, ये व्यंजक हमारा इतना रहा। फिर इसके बाद ये बल आघूर्ण की गणना, फिर बहुत सिंपल है ये, इसको ज़्यादा है ही नहीं। पहले ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है सिंपल, ये जो ये लिखा रहता है ना, ये इसी का फॉर्म होता है। जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं वही अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी गणना वगैरह रहती है कि दो विपरीत भुजाओं पे लगने वाला परिणाम समान और दिशा में विपरीत होते हैं जिससे वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त, तबाह। शेष दो समांतर भुजाओं पर लगने वाला बल F बराबर NIV होता है। यह बल एक बल युग्म यानी कि कपल है, ये गंदे वर्ड्स आ जाते हैं यार बीच में, का निर्माण करते हैं। बल आघूर्ण की गणना, गुप्ता जी देखो आपके लिए डाला है ये वर्ड हमने, बताओ। डेरिवेशन, ये इंग्लिश में डेरिवेशन आ गई। ठीक है, अब इसकी स्नैप बना के भेज दोगे आप? हद है, मतलब हद है। इसकी स्नैप बन गई है भाई अपनी, तुम लोगों की स्नैप बन गई है। बताओ, बिना पूछे, हम लोग खुश नहीं हैं। आपने कैसे किया ये? मतलब कुछ भी बना दोगे आप। ठीक है, कोई सामने वाला इंसान कैसी स्थिति में बैठा हुआ है ना, कैसे कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, कुछ तो देखा करो यार, है ना। जिम से आए हुए हैं अभी अभी, है ना। आप लोग आपने स्नैप बना दी और कैसा वर्ड अब है, वो क्या सोचेंगे अभी बताओ कि ये पढ़ाते हैं, ऐसे रैंक आएगी, ऐसे ऐसे एमपी में रैंक आएगी। ठीक है, तो ऐसे मत बनाया करिए, दिल से बुरा लगता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है, बहुत प्यारा, इजी इजी इजी, बहुत इजी। हमारी क्लास खत्म होने के बिल्कुल कगार पे आ गई है, अंत पे आ गई है। एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे ठोक तो जाओ बिल्कुल पूरे तरीके से, बताओ। ठीक है, अपनी स्नैप भी बन गई है, अपन अच्छे मतलब सुंदर लोगों ने अपन को देख लिया है ना। बुरा तो नहीं लगा आपको? ठीक है, अभी कौन सा वो हुआ है, क्यों? शादी हो जाएगी फिर नहीं बोलेंगे, अभी तो बोल सकते हैं। चलो, अप्रतिच्छेद का नियम, ध्रुवों की सघनता। ठीक है, ये बहुत इजी था। चुंबकीय बल रेखाओं के मुख्य गुण निम्नलिखित, तो बंद वक्र, अप्रतिच्छेद का नियम, ध्रुवों की सघनता। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप्स, नॉन इंटरसेक्टिंग, फिर क्रॉक्ड अप पोल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भू चुंबकत्व के तत्वों यानी कि कोण, नमन कोण, क्षैतिज घटक को परिभाषित करना है। तो भू चुंबकत्व के तीन प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, दिक्पात का कोण, फिर उसके बाद नमन कोण, फिर उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है यार, है ना। कि संपूर्ण, ये देखो तुम इस डेफिनेशन देखना, संपूर्ण पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक जो क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, क्षैतिज घटक कहलाता है। इससे इजी कुछ है, इससे मतलब कुछ प्यारा नहीं हो सकता गुप्ता जी, इससे प्यारी नहीं हो सकती, है ना। ये बहुत प्यारा है। उसके बाद चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, भैया ये यहाँ पे गॉस क्यों घुसा दिए? हम थोड़ी ना यार, मतलब ये आने हैं यार क्वेश्चन, तुम लोग कैसे समझाएं? ठीक है, भैया के ऊपर कभी शक नहीं करना। तुम लोग अगर सोच रहे होगे ना कि भैया आप इतने, मतलब तुम्हारे मन में आता होगा कि यार भैया ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते कहाँ से हैं, कहीं वो पेपर तो नहीं है आपके पास, मतलब ऐसा तो नहीं, तो तुम ये समझोगे उससे कम भी नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ऑफिशियली नहीं आता है बट भैया को पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तुमने 9th में देखा,
तुमने 11th में देखा, वो तो ट्रेलर था यार, वो तो तुम समझो कि कुछ नहीं था। अभी इसके बाद ना जब तुम्हारे पेपर खत्म हो गए थे, फिर 12th में जो बच्चे फेल हो गए थे उनके सेकंड बोर्ड एग्जाम थे। अब जो सोचो कि जो बच्चे फेल हो गए, जो सेकंड बोर्ड पेपर देने वाले हैं, उन वीडियोस में सब मतलब टोटल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की वीडियोस के व्यूज मिला लो तो 60,000 व्यूज थे, ठीक है, 60K व्यूज थे। एक लाइक मैं रियलिटी बताता हूँ, जितने बच्चों ने वीडियो देखी होगी अभी भी कमेंट जाके मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं आया कि भैया पेपर गंदा गया, पेपर अच्छा नहीं गया। या फिर जब रिजल्ट आया ना, तो एक दिन के अंदर तुम सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आया था उन लोगों का रिजल्ट जब वेबसाइट खुली थी उसके 2 मिनट के बाद से मैसेज आना धड़ धड़ धड़, भैया पास हो गए, भैया पास हो गए, भैया पास हो गए। और किस वजह से कि लाइक उनका ना एक उनके टाइम पे संजीवनी बैच निकाला था, है ना, संजीवनी बैच उन्हीं लोगों के लिए निकाला, तो बहुत ही मिनी मतलब शॉर्ट वर्जन में संजीवनी बैच निकाला था उनके लिए कि जो ये पढ़ के बिल्कुल धुआं कर दे बिल्कुल। और वो संजीवनी ऐसा चला। अब भैया ऐसा पता कैसे चलता है आपको कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं? देखो, एमपी बोर्ड, जो एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड का एक फिक्स्ड पैटर्न है। एमपी बोर्ड ले लो, यूपी बोर्ड ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, पुलिस का ले लो, एसएससी का ले लो, भैया ये क्रैक करके बैठे हैं, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो हर पेपर का ना एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि जैसे एसएससी में ले लो, मुझे पता था कि इंग्लिश लाइक जो आनी है इंग्लिश को पूरा गेम वोकैबुलरी का है, पूरा गेम वोकैबुलरी का। अब जैसे तुम लोग ये भी नहीं समझोगे, वहां पे जीके जीएस पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ये टाइम वेस्ट करता है। करंट अफेयर्स पढ़ के कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। मेन था मैथ्स में गेम, मैथ्स खतरनाक करी थी। मेन था इंग्लिश में गेम, इंग्लिश खतरनाक करी थी। मेन था रीजनिंग का गेम, रीजनिंग खतरनाक करी थी, ठीक है। उन सब में मेन था इंग्लिश, इंग्लिश में पूरे में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करा था, ठीक है। मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर रखा था, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर रखा था। जीके में अब तुम सोचो कि 15 में से मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि जीके पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया रैंक आई थी, AIR रैंक आई थी हमारी, है ना भैया। कितनी आई थी? 2019 ठीक है, 2019 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। आई नो वो थोड़ा सा खराब है, बट आई थी, ऑल इंडिया रैंक थी यार। बहुत सारे लोग यार, अब तुम सोचो कि इस पेपर को लाइक तुम अगर टोटल पूरा एसएससी निकाल लो, अगर अगर अपन लोग देखें तो 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरते हैं अगर एसएससी के सारे फॉर्मेट के पेपर निकालो, है ना। तो उसमें AIR 2000 लाना तो थोड़ा सा है है ना। अगर और अच्छी अंडर 500 रैंक आ जाती तो भैया वीडियोस थोड़ी ना बनाते उतनी ज़्यादा जॉब करते फिर तो तगड़ी, चलो अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रतिचुंबकीय, फिर उसके बाद अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना करना है। ये बहुत इजी लैंग्वेज, ये बहुत इजी होते हैं। देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का ये पहला पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे अपन लोग लाइंस खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से एक ये पॉइंट हो गया, एक व्यवहार वाला पॉइंट हो गया, ये ऐसे ये हो गया, एक चुंबकन की दिशा हो गई, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये हो गई। फिर उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति, ये हो गई। फिर ताप का प्रभाव, ये हो गया, है ना। फिर इसके बाद ये उदाहरण वाला हो गया, तो मतलब लिख देना एल्यूमिनियम, लोहा, हवा, पानी। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नर्म लोहे और फौलाद के 2 चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लास्ट क्वेश्चन है। और हमारी महा मैराथन ये खत्म, महा मैराथन। देखो यार भैया ने मतलब पूरा, तुम सोचो कि जो 200% हो सकता था मैंने 200% दिया यार। हिंदी मीडियम पूरा, ठीक है, पूरे आंसर को बिना पैटर्न को चेंज करे इंग्लिश मीडियम टाइप करवाया, ठीक है। बहुत सारा खुद टाइप किया, ये दोनों हो गया। उसके बाद वो क्वेश्चंस को लाना कि जो दी बेस्ट है, मतलब उनसे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तुम लोग अब ये होगा कि भैया अब हमें कैसे बिलीव होगा, त्रैमासिक का पेपर हो जाने दो। पहले पेपर से अगर तुम ये देखना, त्रैमासिक का पेपर जो फटेगा ना, तुम लोग कमेंट्स में आके बिल्कुल ऐसी बाढ़ लगा दोगे कि भैया यार क्या था वो मैराथन, क्या थी, ठीक है। तो इसके प्रॉपर तुम्हें नोट्स बना लेने हैं यार, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। एंड अभी तक वीडियो पूरी लिख दी तो ब्रह्मास्त्र कमेंट कर दो कि ब्रह्मास्त्र रैंक, ये लिख दो। अगर वीडियो कंप्लीट देख लिए, ब्रह्मास्त्र रैंक कितने घंटे में देखी है ये भी बता देना। एंड हर एक आंसर को तुम्हारी कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है। आंसर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है कोई भी आंसर, तो उसका ना जैसे कोई डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस कह सकते हैं कठिन लग रहा है, तो यूट्यूब पे जाके
यूट्यूब पे जाके बहुत सारी ना उस टॉपिक वाइज की वीडियोस डली हुई हैं, तो उसको और इजी लैंग्वेज में तुम लोग कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मास्त्र में तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज, ये तो कुछ भी नहीं था यार, है ना। ब्रह्मास्त्र में बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत लगी है यार, समझ रहे हो। तो ब्रह्मास्त्र ले लेना, एंड अभी वीडियो पूरी देख ली तो ये भी कर देना। सब्सक्राइब तो यार बिल्कुल, अब क्यों ऐसे बिना सब्सक्राइब की क्यों जा रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो यार, अपन को 12th रैंक लानी है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जिससे तभी तो यार आगे मोटिवेशन मिलता है कि यार वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो अपने यहाँ पे वीडियो बताओ ख़त्म हो गई, गुप्ता जी की बात ख़त्म नहीं हो रही, वहीं पे बात करते करते स्नैप भी जा रही है, सब हो रहा है। तो ये था अपनी महामैराथन, एंड कैसी लगी, कैसे क्वेश्चंस थे, सब बताना, ठीक है। एंड सबको शेयर कर दो, पूरे मतलब स्कूल ग्रुप जहाँ पे भी हो सब जगह शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से त्रैमासिक पेपर लीक्ड होने वाला है।